नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। खुशखबरी, विद्यालय को मिली 7 विषयों की मान्यता। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र के संग्रामपुर में पिछले दिनों हत्या कर फेंकी गई युवक की लाश के मामले में गुरुवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अरुण कुमार दीक्षित ने बताया कि 3 जुलाई को बरदर थाने के सराय मोहन की निवासिनी अनारा देवी ने अपने पुत्र राजेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और आशंका जताई थी कि जहां ठेकेदार बबलू के वहां वो काम करता था, वो ठेकेदार उसकी हत्या कर दिया। पुलिस ने उसी दिन संग्रामपुर से एक शव बरामद किया था, जिसकी शिनाख्त राजेश पुत्र स्वर्गीय सीताराम निवासी सराय मोहन के रूप में की गई। दीदारगंज थाना पुलिस और स्क्वाड टीम मामले के खुलासे में लगी रही। विवेचना में प्रकाश में आया कि राजेश की ही रिश्तेदारी सुल्तानपुर जनपद के अखंडनगर थाना क्षेत्र के परावा सुपुर में थी। रिश्तेदारी के युवक हर्ष रंजन उर्फ विक्की पुत्र राम आश्रय से ही मृतक राजेश की बहन का प्रेम संबंध था, जिसको लेकर राजेश और हर्ष रंजन उर्फ विक्की के कई बार विवाद भी हुआ था। इसी को लेकर दीदारगंज के मार्टिनगंज में राजेश ने हर्ष रंजन को बुलाया था, लेकिन हर्ष रंजन अपने साथी सुनील पाल पुत्र रामपाल पारावासुपुर थाना अखंड नगर सुल्तानपुर और शिवा कुमार पुत्र रमेश कुमार निवासी वहरा भारी थाना अखंड नगर सुल्तानपुर को लेकर आया। रास्ते में जाते ही मौके पर पाकर राजेश कुमार की ईंट से कूचकर हत्या कर संग्रामपुर के बाग में ही फेंक कर आरोपी फरार हो गए। पुलिस की जांच पड़ताल जारी थी। इसी क्रम में आज दीदारगंज थाने के बैरकडी मोड़ के पास बाइक से 3 आरोपी साथ में जा रहे थे कि पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उनके कब्जे से 3 मोबाइल बाइक पर्स बरामद किया है। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने ईंट से कुचलकर राजेश की हत्या की थी। 3 जुलाई को अनारा देवी ये सराय मोहन बरदा थाने की रहने वाली हैं। इन्होंने थाना दीदारगंज पर सूचना दी थी कि इनका लड़का राजेश गायब है और इन्होंने शक जाहिर किया था कि वो बबलू ठेकेदार के यहाँ काम करता था, उसी ने संभवतः उसको गायब कर दिया। इसके पश्चात एक डेड बॉडी थाना दीदारगंज क्षेत्र में मिली थी, जिसमें सिर को कुचल के हत्या की गई थी। उस डेड बॉडी की पहचान की गई तो ये राजेश से ही पाया गया कि ये जो गायब था लड़का राजेश वही था। थाने ने इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें निकल के आया कि जिस व्यक्ति को नामित किया गया था, जिस पर संदेह जाहिर किया गया था, उसके बजाय 3 अन्य लड़के जो सुल्तानपुर जनपद के अखंडनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे और दूर से उनमें से एक लड़के की रिश्तेदारी लोगों के साथ थी। उस हर्ष रंजन नाम का एक व्यक्ति है जो हत्यारा है, उसका मृतक राजेश की बहन से कुछ प्रेम प्रसंग चलता था, जिसको लेके राजेश और हर्ष का विवाद हुआ था काफ़ी। घटना के दिन राजेश ने दूसरे नंबर से उसको फ़ोन पर मार्टिनगंज में एक स्थान पर बुलाया और इसके बाद 3 अपने 2 दोस्तों शिवा कुमार और सुनील पाल के साथ मिलकर ईंट से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। इसमें बहुत मेहनत की हमारे इंस्पेक्टर दीदारगंज ने और स्वाट टीम ने। दीदारगंज की पूरी टीम में अनुराग कुमार हमारे इंस्पेक्टर साहब, अरविंद यादव, दीपू शर्मा, दिग्विजय पाल, हरेंद्र प्रसाद और स्वाट टीम के हेड सब इंस्पेक्टर विनय दुबे, हेड कांस्टेबल अमित सिंह, सुनील प्रजापति, अरुण कुमार पांडे, ताहिर अली, मुकेश यादव आदि इन सब लोगों ने कई जिलों में लगातार दबिश की और बहुत तेज़ी से कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके जो अपना जुर्म स्वीकार कर रहे हैं और अपने मर्डर का तरीका भी बता रहे हैं, मोटिव भी बता रहे हैं। इनके साथ में बस 3 मोबाइल फ़ोन और एक पर्स ये बरामद हुआ है और इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पे रुका हमने, जब वो आया वहाँ पे तो मैं वहाँ भाग गया, वो बाइक पूरा हालात अंदर लेके चला गया।
अंदर लेके गया तो सर उसके गाड़ी के पास हाथापाई किया मुझसे, हाथ से मारा वो उठा के, मतलब वो सब पागल, मतलब तो सोचकर मार डालूंगा इसे। तो सर उसके बाद यहाँ मतलब मारने की कोशिश किया तो उसे छोड़ के बहा दिया। बाद में ईंट से भी मारा था सर? हाँ सर। किसने मारा था ईंट से? तुम तीनों में? सर जो है ईंट मतलब उस टाइम तो तीनों थे ना जब हाथापाई हुई? ये भाग ईंट से किसने मारा था? सर हमने हमने ही मारा था सर। इन लोगों ने 2 ईंट फेंका और उसने बोला कि जब मैं बच जाऊँगा तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा सबको। तो मैंने जो है गुस्से में आके सर मैंने 3 बार ईंट से वार किया, पर मुझे लगा कि जिंदा है, बट सर मैं वहाँ से डर के भाग गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरा। जनपद में हो रही लगातार बारिश की वजह से एक बार फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे धंस गया, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर एक बार फिर सवाल उठाया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अशोक यादव का कहना है कि आजमगढ़ के सदर तहसील के कोठरा और मंचोभा गांव के पास पॉइंट नंबर 244 पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 5 जुलाई को धंस गया। उसका उद्घाटन 19 नवंबर 2021 को किया गया था। लगभग 22,500 करोड़ से इसका निर्माण हुआ। इसके पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अपने निर्माण के 6 महीने के भीतर ही धंस गया था। सवाल उठता है कि भाजपा सरकार में बनाए गए एक्सप्रेसवे धंस क्यों जा रहे हैं? कहीं इनके निर्माण में लगे जनता के पैसों का बंदरबाट कार्यदायी संस्था और योगी सरकार के बीच तो नहीं हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो एक्सप्रेसवे का स्टैंडर्ड होता है, उससे काफी बिलो स्टैंडर्ड का बना हुआ है। इसमें काफी जर्क्स हैं, प्रॉपर फेंसिंग न होने से इस पर जानवर आ जाते हैं। इसका एलिवेशन काफी कम है, फूड कोर्ट का एरिया काफी कम है, कहीं से भी एक्सप्रेसवे कहलाने लायक नहीं। समाजवादी सरकार में बनाया गया लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, जिसको भाजपा के नेता फावड़ा कुदाल लेकर उसमें भ्रष्टाचार खोज रहे थे, वहाँ तो कुछ मिला नहीं। जरा भी नैतिकता बची हो तो फावड़ा कुदाल लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चले जाएं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ में पॉइंट नंबर 244 पे धंस गया। अभी इसका उद्घाटन हुए 2 साल भी नहीं हुआ। नवंबर 2021 में इसका उद्घाटन हुआ था और इसकी लागत लगभग 22,500 करोड़ थी। और इतना जल्दी यह एक्सप्रेसवे धंस गया। इसके पहले आपने देखा होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अपने निर्माण के 6 महीने के भीतर ही धंस गया था। अब सवाल ये उठता है कि भाजपा सरकारों में बनाए गए एक्सप्रेसवे धंस क्यों जा रहे हैं? कहीं ये भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण तो नहीं एक्सप्रेसवे बन गए हैं। आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आप अगर जर्नी किए होंगे तो देखेंगे कि इसमें जर्क्स काफी हैं। प्रॉपर फेंसिंग न होने की वजह से आए दिन जानवर आ जाते हैं। इसका एलिवेशन काफी कम है, फूड कोर्ट का जो एरिया है वो काफी कम है। तो जो एक्सप्रेसवे का मानक होता है इस सरकार को एक्सप्रेसवे का मानक भी नहीं पता। योगी सरकार को ये मानक के काफी बिलो स्टैंडर्ड बना हुआ है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। भाजपा सरकार के नेता हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा बनवाए गए विश्व स्तरीय लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में भ्रष्टाचार ढूंढने के लिए फावड़ा कुदार लेकर घूम रहे थे। अरे अपनी फावड़ा कुदार लेकर के एक बार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चले जाओ भैया, अगर जरा भी नैतिकता बची हो तो। ये भ्रष्टाचार का आलम है इस सरकार में। समाजवादी पार्टी का मानना है कि मांग कर रही समाजवादी पार्टी कि ये भ्रष्टाचार को उजागर किया जाए ताकि जनता में सच्चाई जाए। विगत 1 सप्ताह से विद्युत संकट झेल रहे चिकित्सकों व कर्मियों के सब्र का बांध गुरुवार को टूट गया। अतरौलिया के सौसैया संयुक्त जिला चिकित्सालय के डॉक्टर, स्टाफ, नर्स व कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर से निकलकर सड़क मार्ग से पैदल चलते हुए सीधे पावर सब स्टेशन पर पहुंच गए और बिजली न मिलने से आक्रोशित होकर उप केंद्र पर उपस्थित एसएसओ से उनकी झड़प होने लगी। ऐसे में पावर सब स्टेशन पर सुबह 10:30 बजे तक कोई भी जिम्मेदार उपस्थित नहीं रहा, जिसके चलते डॉक्टरों ने भारी नाराजगी जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टर हमीर सिंह ने बताया कि अस्पताल परिसर में विगत 1 हफ्ते से विद्युत आपूर्ति बाधित है, जिसके चलते हम लोग सही तरीके से ओपीडी व इमरजेंसी सेवाएं नहीं देख पा रहे हैं। ऑपरेशन के मरीजों को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अस्पताल के रेजिडेंशियल इलाके में विद्युत आपूर्ति न होने से पानी की सबसे बड़ी किल्लत सामने आई, जिसके चलते लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। अस्पताल के सीएमएस द्वारा किसी तरह से 2 घंटे जनरेटर चलाकर अस्पताल की विद्युत आपूर्ति बहाल की जा रही है। इस संदर्भ में उपखंड अधिकारी ब्रजेश कुमार राव ने बताया कि हमारे पावर सब स्टेशन की बिजली सौसैया अस्पताल परिसर के ट्रांसफार्मर तक सुचारू रूप से चालू है।
अस्पताल परिसर में प्राइवेट ट्रांसफार्मर होने की वजह से वो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जिसके संदर्भ में मेरे द्वारा लिखित रूप से अस्पताल प्रबंधन को सूचना दे दी गई। अस्पताल के ट्रांसफार्मर तक विद्युत व्यवस्था चालू है। हम लोग 100 शैय्या संयुक्त जिला चिकित्सालय के भी हैं और 100 शैय्या महिला चिकित्सालय के भी हैं। 200 बेड का ये अस्पताल इस समय बहुत ही परेशानियों से गुजर रहा है। बिजली एक हफ्ते से नहीं है, रेजिडेंस में भी वही हाल है, हॉस्पिटल में भी वही हाल है। जो लोग चल फिर सकते हैं वो तो रोड पर आ भी जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे पेशेंट ऑपरेशन केस के हैं, आर्थो के केस के हैं, प्लास्टर लगे हुए केस हैं, उनका घाव सड़ेगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस कंडीशन में कैसे ओपीडी चलेगी, कैसे वार्ड चलेगा, कैसे इंजेक्शन लगेगा? यहाँ इमरजेंसी सेवा भी है, आप लोग वार्ड में भी देख रही हैं, कैसे मरीजों को कैसे इतनी गर्मी में संभाल रही है? हम लोग कैंडील में असुरक्षित अवस्था में महिला हैं, रात में अंधेरे में हमारी महिलाएं ड्यूटी कर रही हैं, उनके लिए कोई भी सुविधा नहीं है, ना उनकी सेफ्टी है। फिर भी जान पे खेल करके सब लोग पेशेंट के लिए मानवता के नाते या अपनी रोजी रोटी के नाते मजबूर होकर के महिलाएं पड़ी हुई हैं। क्या कहते हैं आपके सीएमएस और क्या कहते हैं बिजली विभाग, आपको क्या बिजली देने के लिए क्या कहते हैं? हमारे सीएमएस हमारे सपोर्ट में हैं, लेकिन सीएमएस भी क्या करें, कितना वो चला पाएंगे? जनरेटर चला नहीं पा रहे हैं। उनको भी है कि बैठ जाएगा जनरेटर तो जो सुविधा 2 घंटा दे रहे हैं वो भी हम नहीं दे पाएंगे। पानी के लिए भी त्राहिमाम मचा हुआ है। आज यहाँ आई है बिजली विभाग के, क्या आपको मिला कुछ? बिजली विभाग के लोग कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। ऑफिस में जाने पर वो लोग कह रहे हैं आप लोग बाहर निकलिए। अधिकारी को वो लोग फोन नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं आप लोग अधिकारी का फोन नंबर पता करिए और फोन करके बुलाइए। हमसे कोई मतलब मिला यहाँ पे आपको? जी नहीं, जो है कर्मचारी वो कह रहे हैं हम अधिकारी नहीं है, हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो हम कहाँ जाए? क्या आप सब लोग आए? आज करीब 1 हफ्ते हो गया, पूरी तरह से बिजली ठप है और हम लोग बिना बिजली के, बिना पानी के और बिना सोए हुए 5-6 दिन से लगातार काम कर रहे हैं। इमरजेंसी ओपीडी सारी चल रही है, लेकिन अब हम लोगों का सब्र का बांध टूट चुका है। हम लोग भी मानव हैं, आदमी हैं, हम भी बिजली की ज़रूरत है, ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग डिसाइड कर लिए कि अब इससे ज़्यादा हम लोग बिना बिजली बिना पानी के काम नहीं कर सकते। जैसे बगल में आप लोग का आवाज़ भी है, वहाँ पानी पीने की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था क्या है? कुछ नहीं, ठप है। न रात में अंधेरा है, रात में अंधेरा है और सब लोग मोमबत्ती खरीद के जला रहे हैं, लालटेन जला रहे हैं, इन्वर्टर ठप हो चुके हैं, त्राहिमाम मचा हुआ है। यहाँ महिलाएं सबसे ज़्यादा परेशान हैं, बच्चे हैं जिनके परिवार वो परेशान हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, किसी की नींद नहीं पूरी हो पा रही, खाना भी ढंग से नहीं, किसी तरह से रात अंधेरे से शाम तक हम लोग दिन में ही खाना बना ले रहे हैं ताकि रात में बिजली। हॉस्पिटल में जो लोग एडमिट हैं उन लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है? उन लोगों को किसी तरह से हम लोग समझा बुझा के किसी तरह से जितना बिना बिजली के वो हो सकता है कर रहे हैं, लेकिन उनको भी बहुत परेशानी हो रही है। सीएमएस साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम ज़्यादा डीजल नहीं दे पाएंगे, जनरेटर नहीं चला पाएंगे, ज़्यादा नहीं चला पाएंगे और बिजली विभाग कर रहे हैं हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है और ये 100 बेड का जिला अस्पताल है, ये इमरजेंसी सुविधा है, इसको तत्काल ये आपातकालीन सुविधा नहीं, इसमें तो वैकल्पिक व्यवस्था भी होनी चाहिए, जबकि कुछ नहीं, 6 दिन से कोई सुनवाई नहीं है। इस वक्त मौसम का भी तैयार, ओपीडी की संख्या भी बढ़ रही है, ओपीडी की संख्या बढ़ी हुई है। ऑपरेशन वाले मरीज जो हैं बहुत परेशान है, उनका ऑपरेशन हुआ न हिल सकते हैं न डुल सकते, उनको गर्मी हो जाए, इन्वर्टर चल रहा है उतने थोड़ी देर उनको हो, उसके बाद वो चिल्ला रहे हैं। और मानवता की भी सरकार को चाहे प्रशासन को ये देखना चाहिए और जल्द से जल्द तुरंत बहाल करना। जनपद में हो रही लगातार बारिश की वजह से एक बार फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे धंस गया, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर एक बार फिर सवाल उठाया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अशोक यादव का कहना है कि आजमगढ़ के सदर तहसील के कोठरा और मंचोभा गाँव के पास पॉइंट नंबर 244 पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 5 जुलाई को धंस गया। इसका उद्घाटन 19 नवंबर 2021 को किया गया था। लगभग 22,500 करोड़ से इसका निर्माण हुआ। इसके पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अपने निर्माण के 6 महीने के भीतर ही धंस गया था। सवाल उठता है कि भाजपा सरकार में बनाए गए एक्सप्रेसवे धंस क्यों जा रहे हैं? कहीं इनके निर्माण में लगे जनता के पैसों का बंदरबाट कार्यदायी संस्था और योगी सरकार के बीच तो नहीं हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो एक्सप्रेसवे का स्टैंडर्ड होता है, उससे काफी बिलो स्टैंडर्ड का बना हुआ है। इसमें काफी जर्क्स हैं, प्रॉपर फेंसिंग न होने से इस पर जानवर आ जाते हैं। इसका एलिवेशन काफी कम है, फूड कोर्ट का एरिया काफी कम है, कहीं से भी एक्सप्रेसवे कहलाने लायक नहीं। समाजवादी सरकार में बनाया गया लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, जिसको भाजपा के नेता फावड़ा कुदाल लेकर उसमें भ्रष्टाचार खोज रहे थे, वहाँ तो कुछ मिला नहीं। जरा भी नैतिकता बची हो तो फावड़ा कुदाल लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चले जाएं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ में पॉइंट नंबर 244 पे धंस गया। अभी इसका उद्घाटन हुए 2 साल भी नहीं हुआ
नवंबर 2021 में इसका उद्घाटन हुआ था और इसकी लागत लगभग 22,500 करोड़ थी। और इतना जल्दी यह एक्सप्रेसवे धंस गया। इसके पहले आपने देखा होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अपने निर्माण के 6 महीने के भीतर ही धंस गया था। अब सवाल ये उठता है कि भाजपा सरकारों में बनाए गए एक्सप्रेसवे धंस क्यों जा रहे हैं? कहीं ये भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण तो नहीं ये एक्सप्रेसवे बन गए हैं। आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आप अगर जर्नी किए होंगे तो देखेंगे कि इसमें जर्क्स काफी हैं। प्रॉपर फेंसिंग न होने की वजह से आए दिन जानवर आ जाते हैं। इसका एलिवेशन काफी कम है। फूड कोर्ट का जो एरिया है वो काफी कम है। तो जो एक्सप्रेसवे का मानक होता है इस सरकार को एक्सप्रेसवे का मानक भी नहीं पता। योगी सरकार को ये मानक के काफी बिलो स्टैंडर्ड बना हुआ है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। भाजपा सरकार के नेता हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा बनवाए गए विश्व स्तरीय लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में भ्रष्टाचार ढूंढने के लिए फावड़ा कुदार लेकर घूम रहे थे। अरे अपनी फावड़ा कुदार लेकर के एक बार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चले जाओ भैया, अगर जरा भी नैतिकता बची हो तो। ये भ्रष्टाचार का आलम है इस सरकार में। समाजवादी पार्टी का मानना है कि मांग कर रही समाजवादी पार्टी कि ये भ्रष्टाचार को उजागर किया जाए ताकि जनता में सच्चाई जाए। पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के लिए शासन की ओर से डिजिटल लेन देन कैशबैक योजना चलाई जा रही है। डिजिटल लेन देन पर स्ट्रीट वेंडर को प्रति महीने 100 रुपए कैशबैक दिया जा रहा है, जिसके लिए स्ट्रीट वेंडर को महीने में 200 ट्रांजैक्शन करने होंगे। डूडा के परियोजना अधिकारी अरविंद कुमार पांडे ने बताया कि जिले में योजना के तहत कुल 9,400 लाभार्थी हैं। शासन की ओर से रेहड़ी पटरी विक्रेताओं यानी स्ट्रीट वेंडर के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना संचालित की गई, जिसके तहत शासन की ओर से स्ट्रीट वेंडर को पहली बार में 10,000 रुपए लोन के रूप में दिए जा रहे हैं, जिस पर 7% तक ब्याज में छूट दी जा रही है। डूडा के परियोजना अधिकारी ने बताया कि 1 वर्ष के अंदर लोन चुकाने पर ब्याज में और अधिक छूट की व्यवस्था की गई। स्ट्रीट वेंडरों को भी डिजिटलाइजेशन कराया जा रहा है। अब डिजिटल लेन देन करने पर स्ट्रीट वेंडरों को कैशबैक की सुविधा मिल रही है। जो स्ट्रीट वेंडर महीने से कम 200 ट्रांजैक्शन करता है उसे प्रति महीने 100 रुपए कैशबैक मिल रहा है, यानी वर्ष में 1,200 रुपए उसे केवल कैशबैक से प्राप्त हो रहे हैं। डूडा के परियोजना अधिकारी ने बताया कि जनपद में लगभग 4500 लाभार्थी डिजिटल लेन देन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसमें जो छोटे रेहड़ी पटरी वाले हैं, दुकानदार हैं, उनको बैंक के माध्यम से 10,000 जमा कर देते हैं तो 20,000 जमा कर देते हैं तो 50,000 का ब्याज सब्सिडी पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसमें लाभार्थियों को सरकार की कोशिश है कि महाजन के चंगुल से मुक्त हो जाए और साथ ही डिजिटल लेन देन करें। प्रत्येक डिजिटल लेन देन पर 1 रुपया भारत सरकार से कैशबैक मिलता है। जनपद आजमगढ़ में 9,400 के लगभग लाभार्थी हैं इस योजना के अंतर्गत, जो उसमें से 4500 लाभार्थी डिजिटल लेन देन कर रहे हैं और काफी अच्छा इससे उनको लाभ प्राप्त। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने गुरुवार को सगड़ी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत लाटघाट गांव में 28 लाख रुपए से नवनिर्मित हो रहे अमृत सरोवर का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने सचिव अभिषेक प्रभाकर व ग्राम प्रधान रविंद्र सिंह से अमृत सरोवर पर किए जा रहे कार्यों के विषय में जानकारी ली। उनके द्वारा बताया गया कि विगत 1 वर्ष से अब तक 3,490 मानस दिवस मनरेगा से सृजित किए जा चुके हैं। अमृत सरोवर के घाट का निर्माण चल रहा है। जिलाधिकारी ने अमृत सरोवर पर चैम्बर व आउटलेट इनलेट बनाने के लिए निर्देशित किया। अमृत सरोवर के किनारे छायादार 40 वृक्ष लगाए जाने हैं, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा पीपल, बरगद व पाकड़ का एक साथ त्रिवेणी पौधे का रोपण किया गया। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने काजी की डिगवनिया में 6,50,000 रुपए से नव निर्मित हो रहे गौशाला का निरीक्षण किया। मौके पर 80 पशु संरक्षित पाए गए। जिलाधिकारी ने पशुओं के लिए चारे व पशु आहार की व्यवस्था का निरीक्षण कर भाड़े पर हरे चारे की बुआई के लिए निर्देशित किया। साथ ही जिलाधिकारी ने हेमराज चौहान से पारिश्रमिक की जानकारी ली, जिन्होंने 3 माह से पारिश्रमिक नहीं मिलने की शिकायत की, जिस पर जिलाधिकारी ने पारिश्रमिक का भुगतान तत्काल करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सचिव अमरदीप शर्मा व ग्राम प्रधान इंद्रदेव यादव को गुणवत्तापूर्ण गौशाला बनाने के लिए निर्देशित किया।
उन्होंने कहा कि इसके निर्माण की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की शिथिलता न करें। निरीक्षण के दौरान जिला विकास अधिकारी संजय सिंह, खंड विकास अधिकारी संतोष यादव, एडीओ सुभाष शर्मा व पशु चिकित्सक डॉक्टर विनोद सिंह सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।